हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, द हिंदू की हो वो चाहे इंडियन एक्सप्रेस से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो, उनको हम डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, खासकर के लिए सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस दोनों के लिए, या फिर कोई स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीए सीएपीएफ सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो यहाँ से अपने करंट अफेयर तैयार कर सकता है। डेली बेसिस पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो इश्यूज़ वगैरह भी समझाता हूँ, ठीक है। और एसएससी के लिए भी कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी यहाँ से अपने पॉइंट्स याद कर सकता है। आज है 27 जनवरी, तो आज हम इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ डिस्कस करेंगे, न्यूज़ डिस्कस करेंगे। और मैं एक हफ्ते से करीब नहीं वीडियोज़ अपलोड कर रहा था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स असाइनमेंट्स वगैरह चल रहे थे, कॉलेज के काम थे, इस वजह से मैं नहीं कर रहा था। ठीक है, एनीवेज, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। तो आज के हम वीडियो को, आज के एनालिसिस को देखते हैं कि आज की खबरों में क्या है। तो पहली खबर, जैसा कि हमने कल 75 रिपब्लिक डे मनाया, तो इसमें जो इम्पोर्टेंस थी, काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी फ़ायदा मिला। वुमेन एम्पावरमेंट को जैसे बढ़ावा दिया गया, और सभी जैसे थीम वगैरह में भी ये देखा गया, जो भी वहाँ पे टैब्लू वगैरह थे या फिर कोई कंटिजेंट वगैरह या फिर आर्म फोर्सेस में, तो उसमें जो वुमेन की भागीदारी थी वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई थी। और जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हर एक फील्ड में वुमेन को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हम मौका दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें अग्निवीर भी शामिल थे। ये पहला ऐसा रिपब्लिक या परेड थी जिसमें अग्निवीर भी शामिल थे, नेवी में और एयरफोर्स में। ठीक है, नेवी और एयरफोर्स के जो भी मार्च हुए उसमें ये इसमें शामिल थे। और पहली बार 105 mm फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई, पहली बार हुआ, और ये इंडिपेंडेंस के बाद। और जिसमें इंडिजिनस वेपन्स की काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई और शोकेस किया हमने, जो भी इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे हमने मनाया। और रिपब्लिक डे की हम अगर बात कर ही रहे हैं तो इस साल हमने 75th मनाया, यानी कि 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो इसे हम क्यों करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को ही हमने क्या किया था, अपने संविधान लागू किए थे, और जिस वजह से हम ये मनाते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक इन द सेंस कि जो भी हमारा हेड होगा, जो भी हमारे देश के हेड हैं वो क्या होंगे, इलेक्टर, ये चुने हुए होंगे। ठीक है, इलेक्शन के माध्यम से आते हैं। जैसे जो भी हमारा हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो कौन है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम चूज़ करते हैं, राइट। तो इस वजह से हम अपने को रिपब्लिक भी कहते हैं, रिपब्लिक देश हमारा इंडिया जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हुई, और खैर आपने देख ही लिया होगा क्या क्या थे। जो भी अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, जो फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन आएंगी, अभी 1-2 दिन बाद मिल जाएंगी हमें। जब बीटिंग रिट्रीट्स सेरेमनी होगी तो टैब्लू अवार्ड वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, कि बेस्ट टैब्लू किसका था, किस स्टेट का था, क्या थीम थी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, और अगर वो खबर में आती है तो। ठीक है, फिलहाल मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की थी पद्म विभूषण की। ठीक है, पद्म विभूषण जो भी अवार्ड पाए गए हैं, जिनको भी मिला है, जिनमें से पोस्टमसली भी मिला है, 6 लोगों को मिला है, तो उसकी वीडियो में ये आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। तो अगली खबर है कि इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन टू बिगिन बाई जुलाई। इंडिया का फर्स्ट मिशन जो सन की स्टडी करेगा, सन के बारे में जानकारी लेगा, उस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। इसके बारे में हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये करेगा क्या। ठीक है, तो इसका जो काम है ये काम करेगा कि सन और सोलर कोरोना के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा, और जो भी अर्थ का, सन का एटमॉस्फेयर है, यानी कि सन से जो भी लेयर्स निकलती हैं, जो भी रेज निकलती हैं और वर्ल्ड के सरफेस पे आती हैं, अर्थ के सरफेस पे आती हैं, तो उसके बारे में एक तरह से जानकारी देगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में करेगा, सन के और कोरोना के। तो राइट, हम कोरोना को देखेंगे कि एक्चुअली कोरोना होता क्या है। इट इज़ नॉट अ वायरस, राइट। ये जो भी एरिया है, ये देखेंगे कोरोना, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोरोना। ठीक है, जो भी अर्थ सन का एटमॉस्फेयर, यानी कि सन जहाँ जहाँ ये अपने रोशनी को फेंकता है और जिस एरिया में फेंकता है, ये जो सरफेस के पास होता है, इसको कहते हैं कोरोना। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं इसकी,
ये सब सरफेस लेयर, फोटोस्फेयर, सनस्पॉट्स यानी कि जो धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये जो फ्लेयर्स यानी कि जो आग निकलती रहती है बराबर तौर पे, इसे हम फ्लेयर बोलते हैं। क्रोमोस्फेयर यानी कि अर्थ सन का एटमॉस्फेयर, दैट्स इट। और हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो बीच वाला है सेम है, क्या कहते हैं, अर्थ की तरह ये भी कोर है, रेडिएटिव जोन है और फिर ये कन्वेक्शन जोन है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली सन का स्ट्रक्चर है, लेवल डायग्राम है एक तरह से। और जो हमारा L1 मिशन है, अभी मैं L1 के बारे में बताऊंगा, तो ये क्या करेगा, कोरोना सरफेस की बात करेगा, ठीक है। ये इसके बारे में रिसर्च करेगा यानी कि जानकारी देगा हमें। सन की कोई भी जानकारी, मतलब फिजिकल सन की जानकारी हमें नहीं देगा, उससे बाहर जो रेडिएशन आ रहा है, जो भी फ्लेयर्स आ रहे हैं और जो भी इसने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है अपने लाइट का, अपने एनर्जी का, अपने जो भी हीट का, टेम्परेचर का कर रखा है, उस पर हम उसकी बात डिस्कशन यानी कि उस पर रिसर्च करेगा। इसे L1 क्यों बोला गया है, ये है लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट 5 होते हैं, ठीक है। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है, ये सन है हमारे सोलर सिस्टम का, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये मून है हमारा, सैटेलाइट है, और ये जो लास्ट प्लेनेट है हमारा सैटर्न, नेपच्यून, तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये L2 है यानी कि लैग्रेंज। अब ये जो हमारा L1 मिशन है, L1 से दिख रहा है आदित्य L1, तो ये L1 मिशन है, ये यहीं तक है, राइट। ये यहाँ सन के पास नहीं जाएगा क्योंकि सन का टेम्परेचर इतना होता है कि इसके आसपास कोई भी सैटेलाइट जाएगी तो वो पिघल जाएगी, ठीक है। वो हमारा ऐसा कोई एस्बेस्टस भी उतना नहीं झेल पाता है, ठीक है। तो ये वाली जो भी यहाँ के L1 मिशन है वो यहाँ पे काम करेगा, ठीक। और जो अर्थ से रिलेटेड है यानी कि अर्थ से दूरी पे करीब 1.5 लाख दूरी पे, 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी पे की जाएगा और ये यहाँ से जानकारी हमें देगा। अगर मैं L1 मिशन की बात करूँ तो L1 में कई पेलोड्स लगे हैं, राइट। पेलोड्स यानी कि इसमें कई कई से इक्विपमेंट लगे हैं जो कि क्या काम करेंगे वो मैं आगे बताता हूँ। खैर, तो इसका जो मेन काम है वो क्या करेगा, ऑब्जर्व सन एंड द सोलर कोरोना, ठीक है। ये सोलर कोरोना के देखेगा और सोलर कोरोना की जानकारी देगा हमें इंडिया पे। एनीवेज, तो ये जो पेलोड्स हैं, जो आदित्य L1 में जो पेलोड्स लगाए जाएंगे, पेलोड्स यानी कि अगर हम कह सकें तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट जो है ये इसरो ने बनाया है, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है इसे, ठीक है। और ये जो 6 हैं, ये जो 6 है ये बनाएगा इसरो बनाएगा, ठीक है। ये इसरो बनाएगा, ये बन के तैयार है, लेकिन ये वाला अभी बन के तैयार नहीं है। अब जब ये बन के तैयार है तो आदित्य L1 के साथ साथ इसे भी अब भेज दिया गया है बेंगलुरु। तो जब बेंगलुरु इसरो के ऑफिस में जाएगा, इसरो हेडक्वार्टर में जाएगा, तो वहाँ पे रिसर्च वगैरह होगी और ये इक्विपमेंट सारे लगाए जाएंगे और जून और जुलाई तक रिसर्च वगैरह चलेंगी और जून जुलाई में क्या कर दिया जाएगा, इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक PSLV से जाएगा यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि मैंने बताया है, डेफिनेटली बताया है और मुझे याद है। तो PSLV, GSLV, ठीक है, GSLV Mark 3, ये मैंने सारे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, ये सैटेलाइट को ले जाने में मदद करते हैं, इनके बारे में मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। तो ये खूबियाँ होने वाली हैं और जिसमें क्या है कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ होगा, एक तरह से एक टेलीस्कोप होगा, पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए होगा, उसके बाद प्लाज्मा एनालाइज़र होगा, उसके बाद एक्सरे भी होगा, स्पेक्ट्रोमीटर होगा, उसके बाद हाई एनर्जी का होगा, फिर लो एनर्जी का भी होगा, फिर मैग्नेटोमीटर होगा। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी लगाई जाएंगी एक्चुअली वो क्या करने के लिए, सिर्फ सन की पढ़ाई करने के लिए, यानी जो सन पे हम रिसर्च कर सकें, क्योंकि जो भी हम अभी तक रिसर्च कर रहे हैं वो पास जाकर इतने नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से और हमारे पास इक्विपमेंट की वजह से, तो उस वजह से हमने पहली बार ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है और इकोलॉजी इन्वायरमेंट की वजह से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इकोलॉजी से है, इकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूं तो इंटरनेशनल अफेयर्स में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके एशिया के रीजन में, और साउथ चाइना तो उसी में आ जाएगा, आसियान कंट्रीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है।
क्योंकि जापान एक अलग तरह की प्रोडक्ट क्या पैदा करने वाला है, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है पैसिफिक ओशन में, खास करके जो भी जापान के ईस्ट में है। एनीवेज, तो जापान क्या कर रहा है, तो आसियान का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन के कंट्रीज़ हैं, कोलंबिया वगैरह, सॉरी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वगैरह है, म्यांमार, इंडोनेशिया, ठीक है। इसका इंडिया मेंबर नहीं है, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। खैर, तो हम देखते हैं होने वाला क्या है, ठीक है। तो एक अगर मैं बात करूं तो एक जापान, जैसे मैं ये जापान कंट्री है क्योंकि आइलैंड पे, ये एक आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पे एक शहर है, ठीक है। इस यहाँ पे एक है फुकुशिमा पावर प्लांट, फुकुशिमा पावर प्लांट, जिसमें क्या हुआ था अगस्त 2011 में 9 मैग्नीट्यूड का क्या आया था, एक भूकंप आया था, ठीक है, जिसकी वजह से सुनामी आई थी। तो जब सुनामी आई थी, ये पैसिफिक ओशन है, जिसमें सुनामी आई थी, तो ये सुनामी की लहरें इस पे जाके फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट पे, जो कि कोस्टल एरिया में था, यहाँ पे पानी भर गया और ये पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये मैंने पढ़ाया भी था एक बार, फुकुशिमा। एनीवेज, तो ये जो पावर प्लांट बर्बाद हो गया, जब बर्बाद हुआ तो इसमें जो डीजल जनरेटर में क्या हो गया, पानी भर गया, ठीक है, पानी भर गया, ये इसमें पानी भर गया। उसके बाद अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, मान लीजिए कि मेन न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे रिएक्शन होता है, तो ये तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो आसपास क्या लगाया जाता है, कूलेंट्स लगाए जाते हैं, यानी कि इसको ठंडा करने के लिए कूलेंट्स लगाए जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा या फिर देखते होंगे कि जो आटा चक्की होती है या फिर मोटर वगैरह चलता है, तो बगल में क्या होता है गर्मियों के दिनों में या फिर ठंडी में भी, वहाँ पे अगर वो बराबर चल रहा है, मोटर बराबर चल रहा है, दिन रात चल रहा है, तो उसके सामने क्या लगा देते हैं, पंखा लगा देते हैं, ठीक है, पंखा लगा देते हैं, जिससे क्या वो हवा देता है और ठंडा करता है, तो वो गर्म हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे कूलेंट्स लगाए गए थे, ठीक है। तो कूलेंट्स में क्या था, पानी था, और पानी लिमिटेड था, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा पानी रख दिया गया, पानी लिमिटेड था उसको रखने के लिए। पर जब सुनामी आई तो पानी इसमें भी भर गया, ठीक है। अब जबकि ये रिएक्टर रोक दिया गया था, पर ऐसा तो नहीं है कि ये रिएक्टर में होंगे ही नहीं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ही नहीं होंगे। तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे, ये क्या हो गए, बाद में ये मिल गए पानी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाटर प्लस रेडियो एक्टिव मटेरियल मिल गए, तो डिस्ट्रॉय, ये तो तबाह हो गया, रिएक्टर तो बर्बाद हो गया। पर जब जैसे ही सुनामी गई तो इसमें पानी भर गया था। पानी भरने के बाद अब ये पानी इतना जहरीला बन गया, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल इतने भर गए थे कि इसे हम बाहर निकाल नहीं सकते थे, यानी कि इसे हम बाहर फेंक नहीं सकते थे। अगर फेंकेंगे तो ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे क्या होगा, आपको पता होगा कि जो जापान है, जापान में सबसे ज़्यादा फिशिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से कोल्ड करेंट आती है और यहाँ से हॉट करेंट जाती है। तो जहाँ पे कोल्ड करेंट और हॉट करेंट मिलती हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, मछलियाँ पाई जाती हैं। एनीवेज, तो इसको निकाल नहीं सकते थे क्योंकि मरीन का जो इकोसिस्टम है वो भी बर्बाद हो जाता। तो अब क्या हुआ कि 2016 में क्या हुआ कि जापान की जो पार्लियामेंट है, उसने कहा कि हम इससे क्या करेंगे, अब बर्बाद मतलब कि बंद कर देंगे, डीकमीशन करेंगे फुकुशिमा को, और ये जो पानी है इसको हम धीरे धीरे बाहर फेंकेंगे, ठीक है, बाहर हम इसे फेंक देंगे। पर अभी तक अगर हम बात करें तो इसकी 76 बिलियन डीकमीशन की जो कॉस्ट लगने वाली थी, यानी कि जो पानी को बाहर निकालने की कॉस्ट थी, वो 76 बिलियन थी। इसको अप्रूव भी कर दिया जापान की पार्लियामेंट ने। पर हुआ ये कि काफ़ी जो भी इकोसिस्टम या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे, वो इन्होंने मना किया, क्योंकि अगर आप एक साथ पानी को बाहर कर देंगे तो जो भी मरीन सिस्टम है वो बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो काफ़ी कैंसर वगैरह या फिर डिजीज़ वगैरह की संभावना है, खास करके ताइवान में और चाइना में। तो जिसकी वजह से चाइना और ताइवान दोनों ही मना कर रहे थे। पर बहरहाल अब सरकार ने 2021 में इसने फाइनल कर लिया कि हाँ, रिसर्च जो भी अपने साइंटिस्ट वगैरह को बुला के देख लिया कि हाँ, अब हम इसको बाहर करेंगे।
तो फाइनली क्या हो गया है कि यहाँ पे जापान की सरकार ने ये डिसीजन ले लिया है कि हम इस पानी को क्या करेंगे, जो भी रिएक्टिव मटेरियल में पानी है उसे हम समुद्र में फेंकेंगे, गिराएंगे। तो इसको एक साथ नहीं गिराया जाएगा, ठीक है, इसको 30 साल लगेंगे, ठीक है। 30 ईयर्स में ये पानी बाहर निकाला जाएगा, यानी कि धीरे धीरे करके ये पानी निकाला जाएगा, जिसमें 30 साल लगेंगे। एनीवेज, तो ये सीन है। तो जैसे ये है, मैंने बताया कि ये जो समुद्र के किनारे ही है, समुद्र के किनारे है, और इसमें 1.3 मिलियन टन्स का पानी है रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ मिला हुआ है, ठीक है। तो ये पानी है, और ये क्या है, डाइल्यूशन प्लांट है। और ये जैसे, और ऐसा नहीं है कि तुरंत ऐसे फेंक दिया, इसको 1 किलोमीटर दूर ऑफशोर में, यानी कि समुद्र के अंदर 1 किलोमीटर दूर फेंकेंगे, पास में नहीं फेंकेंगे, ये सरकार ने कहा है। एनीवेज, तो ये देख रहे हैं आप। उसके बाद जो कि ये काम कैसे करेगा ये हम देखते हैं, यानी कि पानी बाहर जाएगा कैसे। तो पहले क्या होगा कि अगर यहाँ पे पानी है, मैं इसको सिंपल वे में बताता हूँ कि ये रेडियो एक्टिव वाला पानी है, वाटर है और रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो इसमें क्या होगा कि एक पंप जो इनपुट वाला है, इसमें और क्या डाला जाएगा, सी वाटर डाला जाएगा, ठीक है, इसमें सी वाटर डाला जाएगा। और जब ये डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और रेडियो एक्टिव मटेरियल की कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद इसे फिर चेक किया जाएगा, ठीक है, ये मेज़रमेंट वाला चेक किया जाएगा। उसके बाद इसे क्या किया जाएगा, पानी में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि इसमें समुद्र से पानी लिया जाएगा, इसमें मिलाया जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें ये है कि वेस्ट वाटर है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये मेज़रमेंट ऑफ फैसिलिटी चेक है, प्यूरिफिकेशन लेवल है। उसके बाद इसमें मिलाया जाएगा, ये पंप इधर से पानी ले ही जा रहा है, फिर इसमें मिलाएगा, फिर क्या करेगा, बाहर छोड़ देगा। तो इसमें अगर मटेरियल की बात करें तो इसमें कौन से मटेरियल, ये है ट्राइटियम, ठीक है, ये एक आइसोटोप है, इसका हाइड्रोजन का, H2O इसी कैटेगरी में आता है। एनीवेज, तो सरकार ने क्या कह दिया है कि हाँ, हम इसे बाहर निकालेंगे और जो भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें कम नुकसान हो किसी को, और जो भी मरीन सिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है, उसमें उसे भी कम नुकसान हो, ठीक है। तो ये थी न्यूज़। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, अगर हम इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन रेडियो एक्टिव मटेरियल इन ओशन, ठीक है। तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये ऐसा नहीं है कि ये पानी में घुल जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म होता भी नहीं है। ये क्या होगा, अगर यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम है, यानी कि कोई अगर इसमें फिश है, प्लांट्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, या फिर कोरल रीफ्स हैं, तो ये क्या करेंगी, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है ये इनको कंज्यूम कर लेंगी। अगर ये कंज्यूम करती हैं तो फर्दर ये क्या होगा, ये इस फिश को या फिर और भी चीज़ें हैं, इसको कौन कंज्यूम करेगा, ह्यूमन कंज्यूम करेगा। अगर ह्यूमन कंज्यूम करता है तो इसको प्रॉब्लम क्या होगी, इसको कैंसर होगा, ठीक है। अगर कैंसर होगा तो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई हो जाएगी, ठीक है। अगर इस मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये साउथ कोरिया भी पास में पड़ता है, ठीक है, साउथ कोरिया भी पास में पड़ता है। तो साउथ कोरिया ने क्या किया है, साउथ कोरिया ने कहा है कि 2023 ऑनवर्ड से हम जो जापान का जो फुकुशिमा एरिया से जहाँ से हम मछलियाँ या फिर सी फूड इंपोर्ट करते हैं, उसे हम बैन कर रहे हैं, वहाँ से हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। एनीवेज, और जापान के अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसका सीधा इम्पैक्ट इस पे आएगा, यानी कि ये दोनों इम्पैक्ट करेंगे, मोर्टेलिटी यानी कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जाएगी,
और जो भी पॉपुलेशन जाएगी। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है, लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है, लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है यहाँ पर भी। तो अगर लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है तो साउथ कोरिया भी डरा हुआ है। ठीक है, ये एक तरह से मिली जुली है, सब मिला हुआ है। और पास ही में पड़ता है चाइना। चाइना के यहाँ भी यही हाल है कि चाइना पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इनफैक्ट हमने शायद कर दिया होगा, ऑन ऑफ रिकॉर्ड तो हमने कर ही दिया होगा, पर वो अब देखने वाली बात है कि हम कब डिक्लेयर होते हैं विनर इन द पॉपुलेशन, राइट। तो ये भी रिलेटेड है, चाइना से भी रिलेटेड है। तो कोई नहीं चाहेगा कि जापान से हम फुकुशिमा एरिया से जो भी मछलियाँ हैं वहाँ हम वो मछलियाँ खरीदें या उस एरिया की खरीदें। खैर, अगर हम जापान के बारे में एक फ़ैक्ट की बात करूं, जापान के फैक्ट की बात करूं तो जापान एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा फ़िश खाती इन द सेंस कि वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, ये अपनी मछलियाँ खाने के लिए कहाँ से मंगाते हैं, डेनमार्क वगैरह से मंगाते हैं, मतलब कि वेस्टर्न यूरोप से मंगाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप से मंगाते हैं। उसके बाद अगर जापान की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेल मछलियाँ ये मारते हैं। वेल मछलियाँ सबसे ज़्यादा कौन मारता है, जापान मारता है। और जो भी मछलियों वेल को जो बचाने की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से जापान क्या हो चुका है, वो बाहर निकल चुका है। और बाहर निकलते ही और जो भी इसके बचाने के तरीके हैं उस पर ये कहता है कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानते हैं, हम एक्सपेरिमेंट वगैरह रिसर्च वगैरह के लिए हम मछलियाँ मारते हैं। पर ये क्या करता है, ये मार्केट यूज़ के लिए मारता है। ठीक है, तो जापान क्या करता है, ये करता है और नए नए टेक्निक से मारता है। इनफैक्ट जो बम वगैरह होते हैं वो भी लगा के नाव में और मछलियाँ मारता है। ठीक है, एनीवेज, तो ये थी जापान के बारे में कुछ न्यूज़ और जो कि इम्पैक्ट करेगा। इनफैक्ट हम थोड़ी दूरी पे हैं तो हम सी फूड वगैरह ज़्यादा इंपोर्ट तो नहीं करते, पर हाँ ये एक तरह से डेंजरस है ह्यूमन सिस्टम के लिए, जो भी आने वाली पॉपुलेशन होगी उस पे के लिए। खैर देखते हैं इसका क्या परिणाम होगा। एनीवेज, तो हमारे यहाँ जो अब्देल अल सीसी आए हुए हैं जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, तो अब मीटिंग वगैरह हो रही है। हमने कई बायलैटरल साइन भी किए हैं, जो भी डिफेंस के मामले में हमने साइन किया है, ट्रीटी साइन की है। उसके बाद सिक्योरिटी के मामले में हमने साइन की है, टेक्नोलॉजी में भी हमने की है। तो हम अपने जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, सॉरी टू से बायलैटरल, हम इजिप्ट के साथ कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं साइन करते हैं, यानी कि हम बायलैटरल रिलेशन नहीं रखते हैं। हम सिर्फ कौन सा रखते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं। ठीक है, और इंडिया और इजिप्ट काफ़ी कुछ दिनों से हम काफ़ी क्लोज़ हो गए हैं और काफ़ी रिलेशन हमारे अच्छे हो गए हैं। और ये रिलेशन अच्छा करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो स्वेज कैनाल है वो किसके अंडर आता है, इजिप्ट के अंदर आता है। ठीक है, इजिप्ट के अंदर आता है। जो भी रेवेन्यू वगैरह है, इनफैक्ट जो मैक्सिमम जीडीपी है वो किससे कलेक्ट करते हैं, स्वेज कैनाल से आती है। रेवेन्यू जो भी इजिप्ट कमाता है वो स्वेज कैनाल से मैक्सिमम आता है, क्योंकि स्वेज कैनाल से गुजरने के लिए टैक्स वगैरह पे करने पड़ते हैं जो इजिप्ट के पास जाता है। तो अगर हम इजिप्ट के साथ अपने रिश्ते अच्छे करेंगे तो जो भी हमारा एक्सपोर्ट होगा, जो भी हमारा अगर डिफेंस टाइज वगैरह होंगे, डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह होंगे, तो हम आसानी से अपने शिप वगैरह स्वेज कैनाल से बाहर कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो इंडिया और इजिप्ट ने सपोर्ट किया है किसको, नॉन अलाइंड मूवमेंट को। यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट हम थोड़ी सी जान लेते हैं, इनफैक्ट आपको पता ही होगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट ये शुरू किया था नासिर टिटो और फिर जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों को द्वारा एक मूवमेंट, ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये बस एक स्टैंड है। स्टैंड इन द सेंस कि अगर कोई दो देश, यानी कि अगर यूएसए और रसिया लड़ाई कर रहे हैं तो हम इन दोनों का सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम चाहेंगे कि ये दोनों आपस में शांति बनाए रखें, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। यही क्या है, यही है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि हम किसी की तरफ झुके हुए नहीं हैं। जैसे कि अभी रसिया और यूक्रेन लड़ाई कर रहे हैं
तो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो हम इंडिया किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम इंटरनेशनल लेवल पे या फिर जो भी अगर हम ऑफिशियली कहें तो हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम खुले में सपोर्ट कर रहे हैं रशिया का अच्छा कर रहा है। हम कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध गलत है, वो चाहे यूक्रेन हो वो चाहे रसिया हो, दोनों को हम चाहते हैं कि अच्छे से शांति बना के अपना बातचीत करके ये मामला सुलझा लें, ठीक है। तो हम किसी को नहीं करते हैं, तो ये है नॉन अलाइड मूवमेंट। इसी वजह से इंडिया और इजिप्ट भी, इंडिया और इजिप्ट क्या कर रहे हैं, इंडिया और इजिप्ट इसका जो भी इस पे बात है इस पे चल रही है कि हाँ हम इसे सपोर्ट करते हैं और इसे अच्छी तरह से बनाए रखने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल अभी जो लास्ट ईयर नूपुर शर्मा का केस था, नूपुर शर्मा का, जिसमें उन्होंने कोई प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में टिप्पणी कर दी थी, तो जिस वजह से मिडिल ईस्ट जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इस्लाम का रिलीजन है, इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ पे, तो उन्होंने इंडिया को क्या किया था, काफ़ी बुरा भला भी कहा था, इंडिया से क्वेश्चन किए थे कि आप ऐसे मत जवाब दी, ऐसे जो भी बयान हैं उनको सपोर्ट मत कीजिए। इनफैक्ट जो भी एग्रेशन था वो मिडिल ईस्ट में था, पर वहीं इजिप्ट चुप था, इजिप्ट ने कुछ नहीं कहा था। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि नॉन अलाइड मूवमेंट को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हो रही है इंडिया और इजिप्ट के साथ। एनीवेज, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, काफ़ी अच्छी खबर नहीं है, इन्वायरमेंट के इशू से। अगर हम इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अच्छी खबर नहीं है। एक आरटीआई में ऐसे पता चला है, आरटीआई डाली गई थी, तो इसमें पता चला है कि इंडिया जो भी फॉरेस्ट कवर है वो क्या था कि हमने एक टारगेट सेट कर रखा था, वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो 2021 के डेटा के अनुसार इंडिया ने 2261 स्क्वायर किलोमीटर की फॉरेस्ट कवर गेन किया है। 2019 में ये काउंट गिना गया था, और अभी इंडिया में 18.9 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन है जिसमें क्या है, फॉरेस्ट कवर है, जो कि जोग्राफिकल लोकेशन का 24.62% है। और पर ये उतना ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी कंट्री को या फिर किसी लैंडमास को अगर अच्छे से सरवाइव करना है, यानी कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आनी है, तो उसमें कम से कम 33% का जो लैंड होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। यानी कि 1/3 क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं हुआ है। खैर, तो हमने जो डेटा सेट कर रखा था, हमने जो टारगेट सेट कर रखा था, वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। और जो स्टेट वाइज, ये जो डेफिनेशन है स्टेट वाइज जो हमने टारगेट सेट कर रखे हैं, तो उसमें हम देखते हैं उत्तराखंड में सेट किया गया था कि 6446 हेक्टेयर का हम क्या करेंगे, फॉरेस्टेशन करेंगे, यानी कि फॉरेस्ट लगाएंगे, पर हमने सिर्फ अचीव किया है 1505, ठीक है। तो ये इस तरह से डेटा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इन 5-6 स्टेट्स में, ये जो बड़े स्टेट्स हैं जो कि फॉरेस्ट कवरिंग में है और हम बढ़ाना चाहते हैं, पर ये हो नहीं पाया है, ठीक है। खैर, तो ये खबर है, इनफैक्ट ये डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये पूछता है और सीरियल वाइज भी पूछता है। तो जो सबसे फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये एरिया के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उड़ीसा में, और फिर महाराष्ट्र में। ये ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट है। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि यानी कि किस स्टेट में कितने परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज किसका है, फॉरेस्ट का है, तो वो है मिज़ोरम में, जो 84.5% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है अपने टोटल लैंड एरिया का। फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में, फिर नागालैंड में, मणिपुर में, और फिर नागालैंड में। तो ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो परसेंटेज के हिसाब से वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि बाइडेन ने नॉमिनेट किया है इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट फॉर एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल पोस्ट, ठीक है। तो इनका नाम है राजा चारी, ठीक है, इनका नाम है राजा चारी। ये कौन थे, ये है एक इंडिया के साइंटिस्ट थे जो कि नासा में काम करते थे, और इनको
अपॉइंट किया गया है, बाइडेन साहब ने क्या अपॉइंट किया है, एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट इनको दी गई है, ठीक है, नॉमिनेट किया गया है। एनीवेज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं अब डेली बेसिस पे करूँगा। मैं आई एम सॉरी फॉर दिस कि मैं नहीं कर पा रहा था। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, कृपया आप उसे ज्वाइन कर लें। मैं पीडीएफ वगैरह, ये पीडीएफ और जो भी सुबह की पीडीएफ थी, और मैं जो भी छोटे छोटे पॉइंट टॉपिक पढ़ाया करूँगा उसकी पीडीएफ मैं वहाँ डाल देता हूँ, और लिंक वगैरह भी वहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक रखिए, बाय बाय, टेक केयर।